मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज उत्तरकाशी का दौरा। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू है आज। 4.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग होगी आर पार। इसके अलावा इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद बाबा बौखनाग की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी सम्मिलित होते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये भी आज उनका प्रोग्राम जो शेड्यूल्ड है। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। उत्तरकाशी की बेहद चर्चित सिलक्यारा टनल के आर पार होने का काउंटडाउन आज शुरू हो गया। आज उत्तराखंड की ये सबसे लंबी, तकरीबन 4 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का ब्रेक थ्रू होने जा रहा है और इसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तमाम संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में ये ब्रेक थ्रू होगा। सीएम धामी वहां पर उपस्थित रहेंगे। साथ ही बाबा बौखनाग के भव्य मंदिर में विधिवत रूप से बाबा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी टनल ब्रेक थ्रू और प्राण प्रतिष्ठा दोनों ही कार्यक्रमों में आज उनकी उपस्थिति दिखने वाली है। सुमित कुमार उत्तरकाशी से हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कार्यक्रम है सीएम धामी का वहां? कहीं ना कहीं जो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो 12 कुछ मिनट पर सिलक्यारा पहुंचेंगे, जिसके लिए यहाँ पर पूरी तैयारी दी गई है। क्योंकि आज सुरंग है जो सिलक्यारा जो टनल की जो विश्व पटल पर एक जो 41 जो मजदूर वहाँ जो फंसे थे और कहीं ना कहीं उस सुरंग में आज जो ब्रेक थ्रू का जो शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री करेंगे। और इसके लिए जो यहाँ पर जो भोगनाथ देवता का जो मंदिर है उसका भी वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा और तमाम जो पूजा पाठ वहाँ पर तैयारी की गई है और प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी है। अब वही क्षण है मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और उसकी जो यहाँ पर जो ब्रेक थ्रू का जो प्रोग्राम है वो कुछ ही समय बाद यहाँ पर स्टार्ट होगा। और उसके लिए यहाँ पर जो तैयारी के लेकर, चाहे वो सुरंग के कर्मचारियों की बात की जाए, चाहे यहाँ के एजेंसियों की बात की जाए, तो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखना यही होगा क्योंकि कुछ ही समय का जो वक्त है वो मुख्यमंत्री पहुंचने में है। और जो सुरंग है जो सिलक्यारा सुरंग है कहीं ना कहीं अगले वर्ष जो यात्रा के लिए यात्रियों के लिए खुशी की पहल होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं 2-3 किलोमीटर का जो फासला है, जो 2 घंटे का जो फासला होता था, कहीं ना कहीं यात्रियों को उसमें सुविधा जरूर मिलेगी। जी सुमित, तकरीबन कितनी देर का वहां पर ये दोनों कार्यक्रम रहेगा सीएम धामी का, और फिर वहां से रवानगी कब तक? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर उनका जो ब्रेक थ्रू के बाद जो प्रोग्राम है उसके बाद वो यहाँ पर 1 घंटा जो रहेंगे। उसके बाद वो यहाँ से उनका जो प्रोग्राम है वो आधे घंटे का बीच का है। और यहाँ पर जो तैयारी है वो यहाँ पर जो तमाम जो प्रशासन है, जो यहाँ की एजेंसियां हैं वो यहाँ पर करेगी। और क्योंकि इसके बाद जो मौसम का भी अलर्ट है, क्योंकि पहाड़ों पर मौसम भी बदलता जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री को कुछ ही समय यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद वो यहाँ से रवाना की। जी चलिए, नजर बना रखिएगा। फिलहाल धन्यवाद आपका सुमित कुमार, पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। धामी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। अब सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। जी हाँ, जो अटेंडेंस लगा करती थी अब तक सरकारी अफसरों की, अब वो बायोमेट्रिक रहने वाली है। सभी सरकारी दफ्तरों को सख्त आदेश इसी बाबत जारी कर दिए गए हैं कि कोई बहाना नहीं चलेगा। मशीन खराब है, मशीन है नहीं है, कुछ नहीं पता, लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगनी अब शुरू हो जानी चाहिए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मशीन खराब होने का बहाना अब स्वीकार नहीं किया जाएगा, साफ कर दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने सभी विभागों में बायोमेट्रिक हाजिरी यानी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैंडेटरी कर दी, अनिवार्य कर दी है। मुख्य सचिव की ओर से बकायदा सभी विभागों को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है कि जो भी सरकारी अधिकारी जितने भी बजे पहुंचेगा उसको बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए सबसे पहले वहां पर एंट्री करनी होगी और उसके बाद फिर वो अंदर आकर अपने दफ्तर में प्रवेश कर सकेगा। और कोई बहाना नहीं स्वीकार किया जाएगा कि बायोमेट्रिक मशीन जो थी वो खराब थी, इस वजह से अटेंडेंस नहीं लग पाई। इसके बाद प्रदेश में सरकारी विभागों में अटेंडेंस को लेकर जो हेरा फेरी का खेल अब तक चला करता था उस पर कंट्रोल करने का ये प्रयास है। ऐसी कोई भी हेरा फेरी अब नहीं चल सकेगी, कोई गड़बड़ जाला नहीं होगा। कौन कितने बजे आया है, 1-1 मिनट का हिसाब होगा। सरकारी आदेश में कहा गया है कि मशीन खराब होने का बहाना भी नहीं माना जाएगा। जहां मशीनें खराब है उन्हें तुरंत ठीक करवाया जाना चाहिए और अगर ठीक नहीं कोई करवाता है तो जिसकी जिम्मेदारी है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव ने 1 मई से अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। हरीश खन्ना हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है। हरीश, यानी कि अब सरकारी बाबुओं की मनमानी नहीं चलने वाली, कोई लेट लतीफी नहीं स्वीकार की जाएगी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैंडेटरी कर दी गई है। बिल्कुल, जिस तरह से बड़े फैसले माने जाते हैं और अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम जो विभाग हैं उनमें जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको बायोमेट्रिक होना बहुत अनिवार्य है। इस तरह के आदेश मुख्य सचिव की तरफ से यानी कि आनंद बर्धन की तरफ से जारी हुए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई बहाना नहीं चलेगा और किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाएगी, चाहे वो मशीन खराब का बहाना हो, चाहे वो लेट आने का बहाना हो या फिर कोई जरूरी काम है फंसे का बहाना हो। तो इस तरह से कहीं न कहीं जो कार्य हैं, जो सरकार से जो कार्य होते हैं, जनता से जुड़े जो कार्य होते हैं, उनको कहीं न कहीं रफ्तार मिलेगी और ऐसे में जो लोग हैं, लोगों को परेशानी होती है, जो लोग दूर दराज से सरकारी दफ्तर तक पहुंचते हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं अधिकारी मौजूद मिलेंगे और ऐसे में उनका जो कार्य है वो भी आसान हो जाएगा। तो इसी के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश हुए थे और इसके जो आदेश हैं वो अब देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से तो आदेश दे दिया गया, विभागों को निर्देशित कर दिया गया, लेकिन कितना हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कहा जाता है, कहावत है ये तो हरीश, कि सरकारी कर्मचारी अगर समय पर आ जाए तो गजब हो जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अगर सरकारी समय पे कार्यालय में पहुंचता है, सरकारी दफ्तर में पहुंचता है, तो इसका कहीं न कहीं जो लोग लंबी लाइनों में लगने का इंतजार करते हैं या लंबी लंबी लाइनें होती हैं, भीड़ भड़ाक हो जाता है, तो उससे कहीं न कहीं निजात मिलेगी और जो लोगों के जो काम है रोजमर्रा के वो भी आसान हो जाएंगे। ऐसे में सभी विभागों को कहा गया है और कहीं न कहीं अब विभाग भी हरकत में आ रहे हैं और चाहे वो, हालांकि ये देखना बहुत जरूरी होगा क्योंकि इसमें कई बाबत ये भी चीजें देखी जाती हैं कि कई ऐसे जो फील्ड अधिकारी होते हैं जिनका फील्ड पे जाना भी बहुत जरूरी होता है, क्या उनको बायोमेट्रिक से जोड़ा जाएगा या नहीं। हालांकि इस पर अभी कोई स्पष्ट चीजें नहीं सामने आई हैं, लेकिन बहरहाल जितने भी जो अधिकारी हैं, जितने भी जो कर्मचारी हैं, उनको ये बिल्कुल साफ है कि कहीं न कहीं जो समय है यानी कि 10 बजे से और 6 बजे तक का, यानी कि 5 साढ़े 5 बजे तक जो अधिकारी रहते हैं, कई मतलब ये भी देखी गई है चीजें कि कई लोग देर रात तक भी काम करते हैं, कई अधिकारी देर रात को भी काम किया करते हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि किस तरह से सरकार इस नियम को लागू करती है। लेकिन जहां तक अगर बात करें तो मुख्य सचिव की तरफ से यानी कि आनंद बर्धन की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है, एक पत्र जारी हुआ है जिस पर अच्छा कदम है, सरकारी अधिकारी ट्रैक पर आएंगे, समय पर आना शुरू करेंगे। हालांकि शुरुआत में हो सकता है उनको अपनी आदत में सुधार लाने में थोड़ा सा वक्त लग जाए या थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपको वर्क एफिशिएंसी बढ़ानी है तो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हरीश खन्ना इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में जनहित से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। करीब 2 महीने बाद हुई इस बैठक में राज्य की कृषि और उद्यम विकास योजनाओं पर खास फोकस रहा। बैठक लगभग 4 घंटे तक चली। राज्य में वर्तमान में 682 हेक्टेयर क्षेत्र में 381 मैट्रिक टन कीवी का उत्पादन हो रहा है। नई नीति के तहत 2025-26 से 2030 और 31 तक क्षेत्रफल को बढ़ाकर 3500 हेक्टेयर और उत्पादन को 33,000 मैट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को 12 लाख रुपए प्रति एकड़ के मानक पर 50 से 70% सब्सिडी दी जाएगी। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए 80% सब्सिडी दी जाएगी। अगले 5 सालों में 282 एकड़ भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाएगी, जिससे 450 किसानों को फायदा पहुंचेगा। सेब की तुड़ाई के बाद उचित प्रबंधन के लिए बकायदा सब्सिडी का अलग से प्रावधान किया गया है, ताकि इन किसानों को कोई भी असहूलियत का सामना ना करना पड़े। कृषि विभाग का था। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में पहले सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाई सम्मिलित नहीं थी, अब उसमें सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाई भी उसमें सम्मिलित कर ली गई है, जिसमें अधिकतम लागत 5 लाख रुपए होगी और 60% तक की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इसमें ये फूड प्रोसेसिंग, पहले जो ये योजना थी ये फूड प्रोसेसिंग से संबंधित उद्यम लगाने के लिए ये योजना थी, लेकिन उसमें सॉर्टिंग और ग्रेडिंग की जो इकाइयां होती हैं वो पूर्व में शामिल नहीं थी। तो ये आज निर्णय लिया गया कि सॉर्टिंग और ग्रेडिंग की इकाइयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा और 60% सब्सिडी उसमें दी जाएगी।
उत्तराखंड में सील किए गए मदरसे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक वे सभी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर लेते। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने सरकार का ये रुख स्पष्ट कर दिया। पत्रकारों से बातचीत में शमून कासमी ने बताया कि जो मदरसे मानकों का पालन नहीं कर रहे थे और सील कर दिए गए थे, उन मदरसों के बच्चों को नजदीकी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए डीएम और शिक्षा विभाग को कह दिया गया है। उन्होंने साफ कहा, निर्धारित मानकों से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और जब तक वो मदरसे जो रिक्वायर्ड मानक हैं, जो जरूरी मानक है, उन्हें पूरा नहीं कर लेते, तब तक उनके ऊपर जो ताले जड़े हुए हैं वो नहीं हटाए जाएंगे। अब जब से ये कार्रवाई हुई, कार्रवाई के बाद उनके अंदर ये आया है कि अब हम अनियमितताओं के साथ नहीं चल सकते, हम ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ चलेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बार बार ये बात कह चुके हैं और मैं भी इसे स्पष्ट कर रहा हूँ इस बात को कि वो किसी समुदाय के या किसी विशेष वर्ग के न वो खिलाफ हैं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे पसमानदा समाज से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। वो चाहते हैं कि ये बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़े, ये इंजीनियर और डॉक्टर बने। तो ये तभी बनेंगे कि जब गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जाएगी। जिन मदरसों पे कार्रवाई हुई है, अफसोसजनक बात यह है कि उन मदरसों को संचालित किया जा रहा था, उन्हें वो क्या पढ़ा रहे थे, क्या उन्हें वो शिक्षा दे रहे थे, उसकी कोई पता किसी को नहीं था। आज हम इसका भी संज्ञान ले रहे हैं कि जहाँ जहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जहाँ कार्रवाई हुई है वो वक्फ की संपत्तियों पे चल रहे थे, ज़्यादातर वक्फ की संपत्तियों पर थे। तो अब हम ये भी जानकारी कराएंगे अपने शासन और प्रशासन से कि इसके पीछे कौन लोग हैं। उधर जनपद उत्तरकाशी में 2 धामों पर गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए कर्मचारियों की तैनाती करनी शुरू कर दी है, जिसमें गंगोत्री धाम में हीना चेक पोस्ट पर 4 टीमों के साथ साथ मनेरी, भटवाड़ी और गंगनानी पर एम्बुलेंस तैनात रहेगी। गंगोत्री धाम में 10 स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया। शासन की ओर से कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भी तैनाती वहां हुई है। वहीं यमुनोत्री धाम की यात्रा मार्ग पर 30 स्वास्थ्य कर्मी भी तैनात किए गए। दोबाटा के पास स्क्रीनिंग सेंटर बनाया गया है। सभी यात्रियों की जांच करके यमुनोत्री धाम के लिए उन्हें रवाना किया जाएगा। पैदल मार्ग पर मेडिकल ऑफिसर्स और उनकी टीमें भी तैनात रहने वाली है। बात करूं तो हमने जो है इस समय हमारे जो गंगोत्री रूट पे आएंगे, हमारा हीना जो चेक पोस्ट है उस पे हमारे जो है 4 टीमें तैनात रहेंगी और जो है वो जो है सभी यात्रियों का स्क्रीनिंग करेंगी। साथ में जो है उनका जो है शुगर वगैरह की जांच करेंगी। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है वहाँ पे हमारी एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी। उसके बाद हम आगे की बात करें तो हमारी जो है मनेरी में, भटवाड़ी में, गंगनानी में हमारी जो है एम्बुलेंस से विद स्वास्थ्य टीम तैनात रहेंगी। हरसिल में भी हमारी जो है 2 मेडिकल अफसर और एम्बुलेंस भी रहेगी और 108 की एम्बुलेंस भी रहेगी। गंगोत्री में भी ऐसी हमारी एम्बुलेंस रहेगी, 108 की टीम भी रहेगी। साथ साथ जो है हमारे जो है गंगोत्री धाम में हमारे 10 स्वास्थ्य मित्र जो है इस बार तैनात रहेंगे, जो कि गंगोत्री धाम के साथ साथ जो है जो यात्री पैदल जाते हैं गौमूत्र को उनका भी ध्यान रखेंगे। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अप्रैल के महीने में डेंगू के 15 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य सचिव की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। इस मामले में प्रभारी स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि डेंगू के जो भी मामले सामने आए हैं उनमें हल्के सिम्टम्स है। चिंताजनक बात ऐसी कोई नहीं है, स्थिति कंट्रोल में है। हर साल की तरह इस साल भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जहां जहां डेंगू के ज्यादा मामले सामने आते थे वहां तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। बता दें आपको, देहरादून के 2 निजी अस्पतालों में बीते 13 दिनों में 15 डेंगू के पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। हालांकि सभी पॉजिटिव मरीज देहरादून से बाहर के बताए जा रहे हैं। ऐसा है, डेंगू जैसे आप बता रहे हैं कि 15 केसेस हैं, वो ठीक है, वो एलाइजा पॉजिटिव हैं बट नॉट वेरी मच सीवियर केसेस जो मैंने पता करा। तो हमारी जो इसके रिगार्डिंग एडवाइजरी जो है वो हर साल जारी होती है, तो इस बार भी हमारी जारी भी हो रही है। और साथ ही हमारे जनपदों को भी लेटर जा चुका है और हम तुरंत अभी बीसी भी करने वाले हैं। और जैसे हर साल की तरह तैयारियां करते ही हैं हमारे राज्यों में। और स्पेशली जो जहाँ पर लास्ट ईयर जो हमारे डेंगू ज़्यादा केसेस मिले थे, तो उन जगहों को हम इस बार ज़रा ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि जो है हम इसको जो स्थिति को जो है वो काबू में रख सकें। देखिए, अभी फ़िलहाल हमने स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से डेंगू और चिकनगुनिया मैनेजमेंट हेतु गाइडलाइंस और एसओपी जारी किए हैं। ये हर साल हम जारी करते हैं
और नॉर्मली ये अप्रैल के महीने में हम लोग जारी करते हैं, ताकि पहले से ही हमारा एक्शन प्लान तैयार रहे और हम पहले से ही हमारा जो भी मैनेजमेंट प्रोसीजर है वो तैयार रहे। तो इसी के तहत सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमारी स्ट्रैटेजी रहती है वो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी रहती है, जिसके तहत हम लोग सोर्स रिडक्शन का काम करते हैं, जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वे शामिल है। इसमें सभी डिपार्टमेंट्स मिलके काम करते हैं, जैसे नगर निगम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट है। इनका फोकस सोर्स रिडक्शन पे रहेगा। इसके अलावा जो 3 डिपार्टमेंट्स अभी मैंने बताए थे, हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। प्रदेश में गर्मियां बढ़ने के साथ ही पेयजल की किल्लत भी बढ़ती जा रही है। सीएम धामी के निर्देश के बाद जिलेवार कंट्रोल रूम्स बना दिए गए हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के सरकारी विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति दूर करने के लिए प्रशासन ने खंड शिक्षा अधिकारी, जल निगम, जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक करके स्कूलों में पेयजल किल्लत को दूर करने के दिशा निर्देश जारी किए। एसडीएम ने कहा है कि जिन स्कूलों में पेयजल की समस्या है उसे दूर करने का प्रयास तुरंत होना चाहिए। गर्मी के सीजन को देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों और जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों के साथ में एक बैठक की गई है, जिसमें जिन जिन विद्यालयों में पेयजल की दिक्कत है तो उसमें क्या वैकल्पिक इंतजाम हो सकता है उसके संबंध में प्रयास। रुड़की भगवानपुर के ग्राम सिकरोढ़ा में वक्फ बोर्ड की 80 बीघा जमीन से आज कब्जा हट जाएगा। प्रशासन ने नीलामी की प्रक्रिया यहां पर शुरू कर दी है। खेत में खड़ी हुई गेहूं की फसल की आज नीलामी होगी। एसडीएम भगवानपुर के आदेश पर बकायदा वहां पैमाइश करवाई जा रही है, प्रोसेस चल रहा है। आज 80 बीघा वक्फ बोर्ड की भूमि कब्जा मुक्त करवा ली जाएगी। तहसील प्रशासन ने इस बाबत सारी तैयारियां पूरी कर ली है। उधर रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सोत में गुल मोहम्मद खान के परिवार के साथ मारपीट और घर में तोड़फोड़ का वीडियो सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। जानकारी के मुताबिक ज्वालापुर के मोहल्ला कटहारा बाजार निवासी गुल मोहम्मद खान के चाचा असलम खान अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आए और घर में घुसकर गाली गलौज करने लगे, तोड़फोड़ करते हुए मारपीट करने लगे। मारपीट में गुल मोहम्मद खान की मां को और उनके भाई को चोटें लगी हैं। आरोप है कि आरोपी मारपीट के बाद डीवीआर भी अपने साथ ले गए ताकि कोई सबूत ही न बचने पाए। घटना पास ही में लगे एक सीसीटीवी कैमरा में लेकिन कैद हो गई, जिसमें आरोपी डीवीआर ले जाते हुए बाकायदा दिखाई भी दे रही हैं। एसपी देहात ने बताया है कि आरोपी असलम, ताज मोहम्मद और नैक मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें जो सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में किसी घर में जो पूर्व से परिचित और रिश्तेदार भी शायद दूर के हैं, वो आए थे। उनका आपस में किसी लेन देन को लेके कुछ पहले से कुछ चल रहा था। तो बताते हैं कि उस पर्टिकुलर दिन में उन्होंने वहां पर उनके साथ मारपीट करी और कुछ बदतमीजी तोड़फोड़ की घटना हुई है। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। प्रथम दृष्टया घटनाक्रम की पुष्टि हुई, तो जो तहरीर हमें मिली है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज है। 3 लोग उसमें नेम्ड हैं। विवेचना आगे चल रही है, तो जैसे फैक्ट विवेचना में आएंगे उसके हिसाब से आगे लीगल कर। उधर बड़कोट में ग्रामीणों के हक हकूक और रियायती दर पर मिलने वाली देवदार की पीढ़ी को लेकर वन विभाग द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जाने से गुस्साए क्षेत्र के ग्रामीणों ने वन विभाग कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक के नेतृत्व में ग्रामीण डीएफओ कार्यालय पहुंचे, ज्ञापन सौंपा। साथ ही 24 अप्रैल तक समस्या हल न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट में बीते कुछ सालों से ग्रामीणों के हक हकूक और रियायती दर पर देवदार की पीढ़ी नहीं दी जा रही थी, जिस पर पूरे इलाके के लोगों में भारी आक्रोश बना हुआ है। आक्रोशित लोगों ने बीते महीने भी खरादी में बैठक करके आंदोलन की रणनीति तय की थी कि अगर अब भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे हम अधिकारियों के कान खोले। बड़कोट बाजार से यमुनोत्री विधायक के नेतृत्व में बाकायदा जुलूस निकालकर डीएफओ कार्यालय पर ये लोग पहुंचे। ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर वहां पर जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। रुड़की के पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह को अपनी आधिकारिक वेबसाइट अब मिल गई है, जिसका शुभारंभ रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने किया। वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि डिजिटल अभियान को समर्थन देते हुए जायरीनों की सुविधा के लिए पहल की गई है। इस वेबसाइट पर जायरीनों को दरगाह से जुड़ी हुई सारी जानकारियां मिल सकेंगी। जो सेवाएं, जो भी फैसिलिटीज प्रशासन की तरफ से मुहैया करवाई जाती है, वो सब कुछ इस वेबसाइट के थ्रू पता लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा वेबसाइट के जरिए जायरीन दरगाह के गेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग भी घर बैठे ही करवा सकेंगे। साथ ही देश विदेशों से जायरीन वेबसाइट्स के द्वारा दरगाह में दान दे सकेंगे, जो दरगाह के विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा।
सरकार का बहुत बड़ा थ्रस्ट है डिजिटल इंडिया पे, ई गवर्नेंस पे। तो इसी के क्रम में जो है एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था कि दरगाह पिरान करियर, जिसमें जो है देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए और देश विदेश के श्रद्धालुओं की एक आस्था है। तो उसी के क्रम में जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में हमने ये निर्णय लिया कि जल्दी जो है ICICI बैंक से स्पॉन्सरशिप के थ्रू जो भी दरगाह का वेबसाइट जो डेवलपमेंट है या फिर उसका AMC जो है वो ICICI बैंक के थ्रू जो है हमने प्रपोजल दिया था और ICICI बैंक के सहयोग से जो है आज दरगाह का लॉन्च किया जा रहा है। रुड़की के पिरान कलियर थाना इलाके में एक मेडिकल स्टोर दुकानदार के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट की पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरा में कैद हो गई। मेडिकल स्टोर दुकानदार को 3 युवकों द्वारा लाठी डंडों से जमकर पीटा जा रहा है। वीडियो में तीनों युवक हाथों में लाठी डंडे लेकर मेडिकल स्टोर में घुसते हैं, दुकानदार पर बिना देर किए लाठी डंडों की बरसात कर देते हैं। CCTV वीडियो में दुकानदार उनसे इधर उधर बचने का प्रयास करता हुआ नजर आया, लेकिन तीनों ही युवकों को दुकानदार पर कोई रहम नहीं आता। लाठी डंडों से हमला करके आरोपी युवक वहां से फरार हो जाता है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। क्षेत्र का मामला है, पारिवारिक लोग हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ऑलरेडी उनमें पहले FIR हुआ है। ससुराल पक्ष और मायके पक्ष वाला घटनाक्रम है। 304B में मुकदमा, दहेज हत्या में मुकदमा दर्ज है। तो कल ये जो 2-3 लोग दुकान के अंदर घुस के जिन्होंने मारपीट करी, पुलिस ने इसमें संज्ञान लिया है। उन तीनों में से 2 को अरेस्ट कर लिया है और तीसरे की अभी खोज चल रही है। तो आगे जो पकड़ में आने के बाद उन सब के खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी।